डिजिटल मनी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की करेंसी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो केवल डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। इसके विपरीत ट्रेडिशनल फिजिकल करेंसीज की तरह सिक्कों या कागजी नोटों की तरह डिजिटल मनी का कोई फिजिकल काउंटरपार्ट नहीं होता। इसका उपयोग विभिन्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और आमतौर पर डिजिटल वॉलेट्स या बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मनी। इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल मनी का प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिस्टम में डेटा के रूप में होता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और सर्वर्स में। एक्सेसिबिलिटी। इसे इंटरनेट या अन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से एक्सेस और ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ प्रकार की डिजिटल मनी, जैसे क्रिप्टोकरेंसी, जैसे बिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज होती है। इसका मतलब है कि इन्हें किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। सिक्योरिटी। डिजिटल मनी के लेन देन अक्सर धोखाधड़ी और अनऑथराइज्ड पहुंच से बचाने के लिए एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं। कन्वीनियंस। इसमें डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा होती है, जिससे बिना फिजिकल कैश के तेज और कुशल लेन देन किए जा सकते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनीज एवोल्यूशन। मनी के विकास का सफर एक रोचक यात्रा है जिसमें हजारों साल की कहानी है, और यह ह्यूमन सोसाइटी, टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमीज के विकास को प्रकट करता है। बार्टर सिस्टम। प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सीधे अन्य गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बार्टर सिस्टम का सहारा लेते थे। हालांकि बार्टर एक्सचेंज के कुछ सीमाएं थी। दोनों पक्षों को उसी चीज की इच्छा होनी चाहिए, जिसके कारण यह इनएफिशिएंट था। कमोडिटी मनी। एंशिएंट सिविलाइजेशन बार्टर सिस्टम की सीमाओं को पार करने के लिए विभिन्न सभ्यताएं कमोडिटी का उपयोग मनी के रूप में करने लगी, जिसमें पशु, अनाज और सोने और चांदी जैसी मूल्ययुक्त मात्रा की चीजें शामिल थी। मेटल कॉइन्स, लाइडियंस, जो आज मॉडर्न डे टर्की है, को आमतौर पर 600 ईसा पूर्व के आसपास मेटल सिक्कों के पहले इन्वेंशन के लिए श्रेय दिया जाता है। इन स्टैंडर्डाइज्ड मेटल पीसेस पर वैल्यूज और ऑथेंटिसिटी को दिखाने के चिन्ह थे, जिन्हें बिजनेस रूप से माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। पेपर मनी। चाइना को पेपर मनी की खोज करने का श्रेय देते हैं। इन पहले पेपर नोट्स में वादा किया गया कि एक निश्चित मूल्य की किसी मूल्ययुक्त मेटल, आमतौर पर चांदी या सोना, का भुगतान किया जाएगा और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। बैंक नोट्स एंड बैंकिंग। मेडिवल यूरोप, मध्यकाल में यूरोपियन बैंक्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में बैंक नोट्स जारी करने लगी। इन नोट्स का प्रारूपिक स्वरूप सोने या चांदी के जमा की गई मूल्ययुक्त मात्राओं द्वारा समर्थित था। समय के साथ इन्हें फिएट मनी बनाने की ओर ले जाया गया, जिसका मूल्य सरकार ने कानूनी माध्यम के रूप में घोषित किया। सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 में स्थापित करेंसी के जारी करने और इशुएंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे करेंसी की आपूर्ति को कंट्रोल करके और नेशनल करेंसी की स्थिरता सुनिश्चित करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद करते थे। इलेक्ट्रॉनिक मनी। 20वीं सदी में क्रेडिट कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मनी का आगमन हुआ। इन नवाचारों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कुशलता को बढ़ा दिया, फिजिकल कैश के आश्रय की आवश्यकता को कम किया। डिजिटल मनी एंड क्रिप्टोकरेंसी। डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग and mobile payment apps have revolutionized how people manage and transfer money. साथ ही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज के उदय ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली डिजिटल मनी के रूप में एक पूरी तरह से बाध्य रहित रूप का रिप्रेजेंटेशन किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBCDs। कुछ सेंट्रल बैंक CBDCs के विकास की जांच कर रहे हैं, जो उनकी नेशनल करेंसी के डिजिटल वर्जन्स हो सकते हैं। CBDCs डिजिटल मनी के लाभों को डिजिटल मनी की बैकिंग और रेगुलेशन के साथ मिलाने का उद्देश्य रखती है। द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कहते हैं। यहाँ केंद्रीय बैंक की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1. मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसका उद्देश्य मैक्रो इकोनॉमिक्स लक्ष्यों जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट,
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करना है। 2. इशुएंस एंड रेगुलेशन। सेंट्रल बैंक नेशनल करेंसी की इशुइंग एंड रेगुलेशन के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीबीडीसी के मामले में वे इस जिम्मेदारी को डिजिटल रूप में बढ़ाते हैं। सेंट्रल बैंक सीबीडीसी जारी करने के रूल्स एंड गाइडलाइंस को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें यह तय होता है कि यह कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा और यूज्ड किया जाएगा। 3. ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। सेंट्रल बैंक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो नेशनल करेंसी की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं। जब वे सीबीडीसी जारी करते हैं तो वह सरकार के विश्वास के साथ आता है, जिससे डिजिटल करेंसी में विश्वास बढ़ सकता है, जिससे यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। 4. सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। सेंट्रल बैंक सीबीडीसीज की भरपूर सुरक्षित बनाते हैं ताकि सीबीडीसी के लेन देन सुरक्षित हो और काउंटरफेट करना कठिन हो, जिससे करेंसी ऑथेंटिकेशन में विश्वास बना रहे। 5. फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेंट्रल बैंक सीबीडीसीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशंस के लिए एक सुरक्षित और पहुंचने वाला डिजिटल पेमेंट समाधान प्रदान करते हैं। 6. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। सीमा पार लेनदेन को अधिक कुशलतापूर्वक और कम लागत पर सुविधाजनक बनाने के लिए सेंट्रल बैंक सीबीडीसीज का लाभ उठा सकते हैं। इससे इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। 7. रिडक्शन ऑफ कैश हैंडलिंग कॉस्ट्स। सीबीडीसीज जारी करने से करेंसी की प्रिंटिंग, परिवहन और नकद की संचालन लागतों में कमी हो सकती है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। 8. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी पर सीबीडीसी के पोटेंशियल इम्पैक्ट पर विचार करते हैं। उनका लक्ष्य डिजिटल मुद्रा को व्यापक रूप से अपनाने से जुड़े जोखिमों को कम करना है। द क्रिप्टोकरेंसी रेवोल्यूशन। क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों जैसे अमेरिकी डॉलर या यूरो द्वारा जारी की जाने वाली ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत क्रिप्टोकरेंसी डिसेंट्रलाइज होती है और आमतौर पर ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर काम करती है। द क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण एक दिलचस्प कहानी है जो अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था। यहाँ बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक के निर्माण का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 1. बिटकॉइन्स जेनेसिस। अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो ने क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर बिटकॉइन व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। व्हाइट पेपर में एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की कॉन्सेप्ट को रेखांकित किया गया है, जिसका उपयोग बैंकों जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना पीयर टू पीयर लेनदेन के लिए किया जा सकता है। 3 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन के पहले ब्लॉक का खनन किया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक या ब्लॉक 0 के रूप में जाना जाता है। 2. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को कार्य करने में सक्षम बनाती है। यह अनिवार्य रूप से एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बहीखाता है जो कंप्यूटर नोड्स के नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक लेनदेन को एक ब्लॉक में लिंक किया गया है और ये ब्लॉक एक क्रोनोलॉजिकल एंड इम्यूटेबल चेन में एक साथ जुड़े हुए हैं। ब्लॉकों की इस चेन को ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक बहीखाता के रूप में कार्य करता है जिसे नोड्स के नेटवर्क्स द्वारा बनाए रखा जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है।